Hey everyone, how are you feeling today? Good for you. Good, बढ़िया. Yeah. Shreya, you can down your hand right now, then we'll move forward. सब बढ़िया है, सब एक बार thumbs up दे दो, जितने लोग बढ़िया हैं. हाँ जी. So a request from all of you कि please do make this workshop, the very first workshop, interactive. जितना interact कर सके अपने end से उतना करने की कोशिश की जाए आप लोगों की तरफ से. I would really appreciate, मजा आएगा इससे आगे बढ़ने पे. And we are initiating again. तुम लोग को आइडिया है 7 डे बूट कैंप क्यों रखा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. एनीवन? 7 डे बूट कैंप क्यों रखा गया? एनी आइडिया? नो वन. सी, मैंने अभी रिक्वेस्ट की इंटरेक्टिव रखना, तुम लोग खुद ही हो इंटरेक्ट नहीं कर रहे. एनीवन? क्यों रखा गया? किसी को आइडिया है? हाँ ना कुछ भी. नो भैया. ठीक है. या सो सी, 7 डे बूट कैंप है. अरे प्रकृति, तुम ही लोगों की तो रिक्वेस्ट में रखा था, कैसे तुम लोग भूल सकते हो? तुम लोगों की डी ऐप जर्नी को पूरा करने के लिए, नॉट जस्ट डी ऐप जर्नी, React, JavaScript, Git and GitHub. These 4 things are a must for a corporate developer. तुम अगर जो डेवलपर हो, तुम वेब 2 डेवलपर हो, वेब 3 डेवलपर हो, डजेंट मैटर. तुम वेबसाइट डेवलपर हो या मे बी फ्यू एंड्रॉइड डेवलपर्स ऑल्सो, एंड किसी भी तरीके के डेवलपर हो, तुम फुल स्टैक हो, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तुम ब्लॉकचेन डेवलपर हो, तुम ब्लॉक एंड डेवलपर हो. ये जो 4 स्किल्स है ना, ये बेसिक है और ये सबको ना आनी ही चाहिए. माई पॉइंट हियर इज कि अगर जो तुम लोग बिना इन स्किल के साथ सोचते हो कि तुम लोग को वेब 2 में भी जॉब मिलेगी, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि एटलीस्ट गिट एंड गिटहब, दिस वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, इतना तो तुम लोगों को आना ही चाहिए. एंड दिस रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट, बिना इसके कुछ होता नहीं है. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट से सीखना चालू करते हैं, लेकिन जब वो इनिशिएट करते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस को, तो उन्हें रिएक्ट सीखने में 1 से 2 महीना मिनिमम लगता है बेसिक रिएक्ट सीखने में. ऑनेस्टली जब मैंने रिएक्ट सीखना स्टार्ट किया था, तो मुझे भी रिएक्ट तक पहुंचने में HTML CSS करने के बाद, HTML करने के बाद मैं रिएक्ट में आ गया था, तो उतने में मुझे बहुत टाइम लगा था. देन रिएक्ट की जर्नी, बेसिक रिएक्ट सीखने तक में मुझे लगे थे 2 महीने. आप में से यहाँ कई होनहार लोग भी होंगे, जो लोग आई गेस बहुत जल्दी रिएक्ट सीख लिए होंगे या ऑलरेडी आती होगी. अगेन, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी सीखा नहीं होगा. दीज आर द मेजॉरिटी चंक. और इन मेजॉरिटी में से ये बहुत नेसेसरी है कि आप लोग के लिए एक ऐसा बोट कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि अगर जो हमने बोट कैंप ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो आपको ये 7 चीजें जो हम सिखाएंगे खुद से सीखने में अराउंड 2 महीने का टाइम लग जाएगा इफ यू आर अ बिगिनर. एंड अगर जो आप इंटरमीडिएट है तो कोई बात नहीं, उतना आई गेस बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, बट आपके 5 प्रोजेक्ट तो हो ही जाएंगे, बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स, बाय द एंड ऑफ द डे. सो दीज आर द 7 बूट कैंप. आज का टॉपिक क्या है, किसी को पता है क्या? आज पहली वर्कशॉप किस चीज पर है? React.js. JavaScript and इंट्रोडक्शन टू React. रिएक्ट. या आज तो पहली वर्कशॉप है. आज तो वी आर टेकिंग इंडक्शन एंड वी विल इंट्रोड्यूस या आकांक्षा जावास्क्रिप्ट. या तो आज तो हम रिएक्ट सीख रहे होंगे, डेफिनेटली रिएक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे और इंडक्शन भी ले रहे होंगे साथ साथ. इंडक्शन मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि ये बूट कैंप क्या है, बूट कैंप क्या होता है, और इस बूट कैंप में आपको क्या वैल्यू ऐड होगी. एक बूट कैंप किसी भी चीज का हो सकता है, AIML का, किसी भी चीज का. बूट कैंप में क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ 7 डेज 10 डेज, जितने दिन का बूट कैंप है, उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरे टाइम स्पैन पे आप लोगों को एक कोई भी स्किल सिखाई जाती है, जो कि एक बेसिक लेवल स्किल होती है और जल्दी जल्दी सिखाई जाती है. आपका टाइम भी इतना नहीं लगता इसमें, और आपको उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होता. और 7 दिन कंसिस्टेंट जब आप एक चीज पे वर्क करते हो, तो आप एक ऐसी जगह खड़े हो जाते हो जहां आपको बहुत पहले होना चाहिए. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर जो आप रिएक्ट खुद से सीख रहे हो, सेल्फ लर्निंग से सीख रहे हो, तो पहले आप रिसोर्सेज ढूंढोगे, उसके बाद आप भटकोगे, क्योंकि रिसोर्स आप देखोगे तो 10 घंटे का रिएक्ट है, 1 घंटे का रिएक्ट का वीडियो भी मिलेगा आपको रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी मिलेगी, और वो भी वेरियस टाइप की, लाइक react.gg हो गया तो उसकी अलग डॉक्यूमेंटेशन है, रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो उसके पहले थी वो अलग है. आप इन सब में परेशान हो जाते हो जब आप इनिशिएट करते हो. तो कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं HTML सीखूंगा,
CSS सीखूंगा, जावास्क्रिप्ट सीखूंगा, फिर रिएक्ट में जाऊंगा। अरे आई एम द लाइव एग्जांपल, मैंने CSS सीखी ही नहीं है, मैं HTML के बाद सीधा रिएक्ट में जंप कर गया। एंड नॉट जस्ट रिएक्ट, दीज वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, हर एक इंसान के अंदर एक झिझक होती है, एक बिगिनर डेवलपर के अंदर झिझक होती है कि गिटहब क्यों सीखना है यार, अब बाहर से बोलेंगे कि हमारे किस काम का, बट सबको पता होता है इवेंचुअली कि ये एक ऐसी स्किल होती है कि इसके बिना आप किसी भी डेवलपर इंटरव्यू के लिए बैठे तो शायद सेलेक्ट होना मुश्किल है, डजंट मैटर कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है। तो ये एक एडिशनल स्किल होती है। आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड होगी इससे? तो दिस इज अ 7 डे वर्कशॉप। पहले दिन आपको इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट होगा, दूसरे दिन आपका गिटहब का इंट्रोडक्शन और जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन होगा, तीनों चीज एक साथ। बाकी के 5 दिन हम क्या कर रहे होंगे? 5 दिन हम बिगिनर लेवल के 5 प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, जो कि हमने मेंशन भी कर रखे हैं कौन से 5 प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में मैं सब चीज आपको नहीं सिखा रहा हूँ, अगेन मैं आपको रिसोर्सेज शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको सब चीज नहीं सिखा रहा हूँ, तो एडिशनल में एक प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि आपको अपने दिन का 2 घंटा देना होगा, और इन 7 दिनों में 2 घंटे 2.5 घंटे अगर जो आप देते हैं, उतने ही टाइम पे आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस और टास्क कर पा रहे होंगे। आप लोग को इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो मैं 7 दिन में आप लोग को मेंटर करने वाला हूँ, टीच नहीं, अगेन आई एम क्लियरिंग दिस आउट कि टीच नहीं करने वाला हूँ, जो मैं इन 7 दिनों में आपको मेंटर करने वाला हूँ, वो अगर जो आप खुद से उतना ही प्रोसेस, उतने ही टास्क करते, तो आई कैन शेयर यू कि एज अ बिगिनर आपको 2 महीने तो मिनिमम लगते। लोगों को इन जनरल एवरेज टाइम 3 महीने 3.5 महीने भी लग जाता है। अगर जो बहुत स्लो डेवलपर्स हैं, तो बहुत बिगिनर हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो 3 महीने भी लगना इज नॉट बिग डील। और तो सबको समझ में आ गया कि हम 7 दिन में कर रहे हैं 2 महीने का काम? किसी को कोई डाउट अभी तक? मतलब कुछ बोलना है? कुछ तो बोल लो। कोई डाउट नहीं है भैया। या तो कोई डाउट नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन सबको समझ में आ गया क्या है, प्रोसीजर क्या है और बूट कैम्प क्या है? अभी यहाँ तक किसी को ये डाउट हो कि हम ये बूट कैम्प क्यों अटेंड करें, तो एक बार क्वेश्चन पूछ लो एंड बी वेरी फॉर्मल। मैं बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर बुरा नहीं मानूंगा कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तुम ओपनली ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई टेल यू। बस मुझे ये बता दो कि किसी को अभी भी डाउट है ये जानने में क्यों बूट कैम्प अटेंड करें। मतलब भैया, मतलब पहले कभी मतलब वो था बैकग्राउंड कंप्यूटर का, तो थोड़ा बताना। वही है, बैकग्राउंड कभी नहीं था कंप्यूटर, कोई नहीं। हर्ष HTML आती है? नो भैया। कोई नहीं, HTML इन सब के हिसाब से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम लोग को गाइड कर दूं कि कहाँ से क्या करना है। अगेन मैं यहाँ पर गाइड ही करूंगा, इतनी लंबी वर्कशॉप नहीं ली जाएंगी, आज 1 घंटे की होगी, बाकी वर्कशॉप शायद और कम की हो। तो वर्कशॉप 7 दिन लगातार होंगी, 7 दिन अटेंड करने हैं आपको। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि उस वर्कशॉप में जो टास्क प्रोवाइड होंगे वो आप लोग कर लेना। ज्योतिन्द्र, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? ज्योतिन्द्र? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग्स आप लोग को मिल जाएंगी, यूट्यूब में मिल जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली, और आप लोग ले सकते हैं। बाकी रिसोर्सेज में आपको शेयर कर रहा हूँ इसके आगे। तो वेलकम एवरीवन। सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन। 7 के 7 दिन की वर्कशॉप अटेंड करना मस्ट है। वर्कशॉप और टास्क की बेसिस पर जो बेस्ट परफॉर्मेंस होंगे उनको हम गुडीज एंड स्वैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। एंड गुडीज एंड स्वैग्स में बाकी चीजें आती हैं, ठीक है। और पार्टिसिपेंट्स और बढ़िया परफॉर्मर, गुड परफॉर्मेंस को भी हम कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे इवेंचुअली। एंड इसके बाद सारी वर्कशॉप आपको लेना मस्ट है, ठीक है, अटेंड करने के लिए। डेली टास्क नॉन निगोशिएबल है, नॉन निगोशिएबल, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पर हार्श है, पर नॉन निगोशिएबल आपके अपने फायदे के लिए, क्योंकि डेली टास्क आप करो ना करो, यहाँ से 10 बंदे करें 50 बंदे करें, ऑनेस्टली मेरे इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, ना किसी और ऑर्गेनाइजर की इसमें वैल्यू ऐड हो रही है, ना यहाँ टेजो से वेब3 को फायदा हो रहा है। ऑनेस्टली बताऊं तो डेली टास्क आप करो नहीं करो इस चीज से, क्योंकि मतलब आपके अलावा किसी और को फायदा नहीं हो रहा है। अगर जो आप कंसिस्टेंटली 7 दिन करते हो ये काम, तो आप एक बहुत बेटर जगह में खड़े होगे। आपके पास हाथ में 5 बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे, जो कि शायद तक आज भी थर्ड ईयर्स की 70% पॉपुलेशन के पास नहीं है। 70-75% पॉपुलेशन के पास नहीं है इतने अच्छे प्रोजेक्ट बेस, चाहे वो IPC का हो, चाहे वो GC का हो, चाहे वो मैत्री के हो, चाहे वो हंसराज के हो। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास एटलीस्ट बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट होते हैं। और आपके पास 2 ही चीजें होती हैं, या तो आप CV में ये ऐड कर लो कि मेरे पास एक बहुत धांसू सा प्रोजेक्ट है, मजा आ जाएगा देख के भाई साहब, ये तो आप 5-6 प्रोजेक्ट ऐड कर दो, ये 10 प्रोजेक्ट ऐड कर लो, एटलीस्ट एक बिगिनर लेवल CV तो बनेगी। देन उसके बाद आप थोड़ा एडवांस भी बना सकते हो।
हमारी गारंटी यहाँ पर बस ये है कि इन 7 दिनों के बाद आपको रिएक्ट में काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको रिएक्ट इतना अच्छा सिखा देंगे कि बस भाई साहब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। इसका मतलब ये है कि हम आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला देंगे इन 5 प्रोजेक्ट के दौरान कि आपको पता होगा कि अगर जो मुझे दिक्कत आएगी तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, और ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर देखेंगे। तो इसलिए डेली टास्क आर नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि आप टास्क मिस करते हो तो आपका बहुत लॉस है यहाँ पर, और हमारा अगेन कोई लॉस नहीं। देन आपको हर एक वर्कशॉप के इनिशिएशन में एक लेनी है और स्नैप लेनी है, और एंड में एक स्नैप लेनी है, एंड दैट्स टोटली अप टू यू। बट अगर जो आप ये सारे स्नैप्स सोशल मीडिया, बाय सोशल मीडिया डोंट मीन स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम, बाय सोशल मीडिया आई मीन योर ट्विटर और योर लिंक्डइन, उसमें आप अगर जो अपलोड करते हो तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत बढ़ेगी। आई कैन शो यू माई ओन एग्जाम्पल, और हमारे बहुत से सीनियर्स हैं जिनका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग कहाँ हेल्पफुल होती है। जब आप ट्विटर और लिंक्डइन, मेरी ट्विटर और लिंक्डइन आप सर्च करना एक बार, आई विल शेयर द लिंक। मैं एक छोटी से छोटी प्रोग्रेस भी उसमें शेयर करता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज की हो। मैं जहां जहां पार्ट हूँ उसका एक छोटा सा भी कुछ भी प्रोग्रेस होगी तो मैं शेयर करूंगा ट्विटर एंड लिंक्डइन में, एंड उसके कारण मेरी आज की टाइम पर ब्रांड वैल्यू पर्टिकुलर डोमेन पे काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण आई एम स्टैंडिंग ऑन अ गुड पोजीशन नाउ। इसका मतलब ये नहीं कि बस इतना मतलब ब्रांड ही बन गया नाम, ये नहीं है। ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होना मतलब कि आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे खड़े हो जहां आपको, आपके पास अपॉर्चुनिटीज चल कर आए। ये होती है ब्रांड वैल्यू, कि हर नॉर्मल इंसान को अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती है, लोगों को टेस्ट करना पड़ता है कि या सर मुझे रेफरल दे दीजिए, सर मुझे अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताइए, सर मैम जो भी है। लिंक्डइन में लोग जब इंटर्नशिप या कहीं और कोई चीज ढूंढते हैं तो लोगों के पास जाते हैं, एचआर के पास जाते हैं, जो जिन लोगों ने इंटर्नशिप कर रखी है उनसे रेफरल मांगते हैं, या जो जॉब कर रहे होते हैं उनसे रेफरल मांगते हैं, या इसी तरीके के अच्छे ब्रांड वैल्यू वाले लोगों के पास जाते हैं और उनसे चीजें आस्क करते हैं। और एक अच्छा ब्रांड बनाना ये है कि लोग आपके पास आकर के आस्क करें चीजों के लिए, कोलैबोरेशन के लिए भी फॉर सम एक्सटेंट, कि एक हैकाथन है उसके कोलैबोरेशन के लिए। अगर जो आप हैकाथन से रिलेटेड चीजें डालते हो अपने लिंक्डइन और ट्विटर पे, तो आपको हैकाथन वाले बंदे आएंगे कि हाँ हमारे साथ कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये प्राइस मनी है, ये चीजें हैं। तो ये हो जाती है एक ब्रांडिंग। तो स्नैपशॉट आप करें, और उसके बाद देखो टैग वैग कर देना अच्छी बात है, प्रमोशन होगा। नहीं भी करते तुम्हारे ऊपर है, अगेन फोर्स कुछ करना नहीं है यहाँ पर हम लोगों को, ना कुछ भी करना है। बट इफ यू लाइक शेयर इट ऑन सोशल मीडिया एंड टैग अस, बहुत अच्छा रहेगा कि यहाँ पर सब साथ में मिलके प्रमोट हो रहे होंगे, और आप लोग की पर्सनल ब्रांड वैल्यू तो बढ़ेगी। उसके बाद ये सारे सोशल मीडिया के जो भी लिंक्स हैं जहां आप शेयर कर रहे हो, वो आप डिस्कॉर्ड पे जा करके सबमिशन वाले कॉलम पे शेयर कर देना। दैट विल मार्क योर सबमिशन फॉर द वर्कशॉप। एंड अदर देन वर्कशॉप, आप जो भी चीजें बनाओगे, लेट्स से आप गिटहब में एक रेपो बनाते हो और फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हो, वेदर ऐप बनाते हो, लेट्स से आपने वेदर ऐप बनाया, तो उस गिटहब की रिपो भी वहीं पर सबमिट करनी है बिफोर द नेक्स्ट वर्कशॉप। तो डेडलाइन के पहले आपको डिस्कॉर्ड में जाके काम करना पड़ रहा होगा। देन वी हैव गिटहब फॉर टास्क शेयरिंग, मतलब कि जो भी टास्क आपको मिलेंगे वो आपको गिटहब में आप कर रहे होंगे, और ये कैसे करना है हम सिखाएंगे, तो चिंता मत करो। अभी पहले 2 दिन के टास्क तो गिटहब से रिलेटेड नहीं है, दूसरे दिन के हैं। अब आगे बढ़ जाए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आपत्ति हो तो भी बता देना, कोई ऑब्जेक्शन हो तब भी बता देना। हम क्यों करें शेयर भाई, ऐसे भी तो ऐसे कोई लोग ही नहीं। कोई तो हो गया, बता दो यार अभी कोई क्वेश्चन। हाँ ज्योति। भैया चॉइस होगी ना शेयर करना चाहते हैं नहीं, ये कंपलसरी? चॉइस है, आई वुड अप्रिशिएट अगर जो आप लोग करते हैं। बाकी गिटहब का सबमिशन इज कंपल्शन, अगेन आई एम टेलिंग यू, गिटहब का सबमिशन इज कंपल्शन। जब आप गिटहब में बनाते हो जो चीज, वो आप शेयर करो। एंड अगेन ज्योति, आई कैन सी लाइक देयर आर फ्यू गुड पीपल, गुड डेवलपर्स अगेन, जिन लोग ऑलरेडी रिएक्ट में काम कर रहे होंगे। तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम लोग उसी चीज का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन बना करके उसका सबमिशन डिस्कॉर्ड में डाल सकते हो फॉर टू मार्क योर प्रेजेंस, जो कि तुम्हारे लेवल से शायद तक थोड़ा ऊपर हो। गेटिंग माय पॉइंट ज्योति? तो ये चीजें तुम करते हो। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि 7 दिन करके देखो यार, कोई चीज तुम्हारा लेवल इतना बढ़ जाएगा ना, तुम्हें सोचा नहीं होगा, जितना पिछले 6 महीने में नहीं बढ़ा होगा उतना इन 7 दिनों में बढ़ जाएगा। एंड बस मैं ये चीज कमिट नहीं कर रहा हूँ। कोई भी बूट कैंप होता है, जो लोग सिंसियरली अटेंड करते हैं उनको ये रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। ये चीजें आज से नहीं चली आ रही है, ये चीजें सालों से चली आ रही है।
और ऑलमोस्ट हर एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन ये चीज कराती ही है। लोग बूट कैंप के ना पैसे लेते हैं 200 300 रुपए, तुम लोग खुद जाके सर्च कर सकते हो। इसके अलावा IITs NITs सारे ये बूट कैंप हैकाथन्स ऑर्गेनाइज कराती है अपने सीजनल टेन्योर में। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर जो तुम लोग 7 दिन कमिटेड होके करो और फिर देखना कि तुम कहाँ पर खड़े थे, कहाँ पर खड़े हो, अचानक से तुम्हारे CV में 2-3 स्किल ऐड ना हो जाए ना, तो देखना। और 2-3 स्किल नहीं तो फिर 5 प्रोजेक्ट और ऐड होने ही है, तुम्हारी CV ट्रांसफॉर्म हो जाएगी पूरी यार। और इसके बाद तुम जो चीजें आगे कर सकते हो ना इन 7 दिन को बेस बना के, दैट इज लाइक लिटरली नाइस, लिटरली वेरी नाइस कि तुम इसके बाद क्या क्या कर सकते हो, किस पोजीशन पे खड़े होगे। तो ये चीजें हो गई। देन अब रिएक्ट से स्टार्ट कर दिया जाए। हाँ श्रेया, एनी क्वेश्चन? भैया प्रोजेक्ट्स डे 1 से मिलेंगे? डे 3 से मिलेंगे। ओके ओके। एंड अगर जो कुछ प्रॉब्लम आती है आप लोग को प्रोजेक्ट सबमिट करने पे और यू आर लाइक ऑलरेडी अ गुड डेवलपर, तो उसमें ये नहीं है कि आप लोग जबरदस्ती बनाओ ये प्रोजेक्ट वाले, फिर आप लोग प्रॉपर एक्सक्यूज या प्रॉपर रिपोर्ट दे सकते हैं अपने किसी पुराने प्रोजेक्ट की। लेकिन एक चीज तो मेक श्योर करूंगा मैं कि आप कितने भी अच्छे डेवलपर हो, आपके 5 प्रोजेक्ट तो होने ही होने चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट है रिएक्ट पर ही, तो आप लोग पुराने के लिंक शेयर कर दो। जैसे मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे श्रिया है, उसके पास प्रोजेक्ट है थोड़े ठीक ठाक, नहीं सॉरी ज्योति के मैंने देख रखे प्रोजेक्ट। उसके अलावा लिंक्डइन, अगेन ज्योति ने भी लिंक्डइन में ही सारी चीजें शेयर की थी जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। मयंक के पास कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सबके पास जरूरी नहीं कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स हो। एक आध प्रोजेक्ट तुम शेयर कर दो चलता है, पर तुम्हारे पास 5 प्रोजेक्ट तो होने ही चाहिए एट द एंड ऑफ दिस बूट कैंप। और ये चीज मैंडेटरी है। देखो भैया मेरा जो प्रोजेक्ट है वो HTML CSS का है, तो वो शेयर कर सकते हैं? फिर चेंज करो उसको, रिएक्ट में डालो, रिएक्ट सीख कर, क्योंकि इवेंचुअली HTML CSS से तो कुछ मिलने नहीं वाला ना ज्योति। ओके भैया। या तो फिर और सिंपल है, तुम्हारा प्रोजेक्ट हल्का कॉम्प्लेक्स था तो तुम ये वाले प्रोजेक्ट बना लो रिएक्ट पे। मेरा पॉइंट है कि इवेंचुअली तुम लोग को रिएक्ट तो करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो ये चीजें हो गई। देन आते हैं इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन अगेन हम टेलिंग यू, पूछ लो प्लीज। ठीक है गाइस, तो भैया व्हाई react.js give more business compared to HTML and CSS? सी प्रकृति, आई टेल यू, तुम एक वेबसाइट का प्रकृति अनम्यूट कर देना अपने आप को। सब लोग ये बात ध्यान से सुनना, उन लोग को भी ये क्लियर हो जाएगा। प्रकृति, यस भैया। हाँ, तुम लोग HTML CSS लिख लोगे ठीक है, पर प्लस पूरा फ्रंट एंड कैसे बनाओगे ये बताओ, पूरा फ्रंट एंड कैसे बनाओगे? मतलब HTML CSS से फ्रंट एंड बन जाएगा पूरा? एक स्टैटिक पेज जनरली बन पाती है HTML CSS से। फ्रंट एंड पूरा बनाने के लिए तुमको जावास्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, जावास्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ही तो है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी तो है रिएक्ट। और रिएक्ट क्या करती है, जो तुम जावास्क्रिप्ट से एक बड़े बड़े 1,500 लाइन के कोड लिख रहे होगे ना, वो 100 लाइन तक में रिड्यूस कर देती है। देन रिएक्ट ऐसा है कि ऑलमोस्ट लाइक मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर्स रिएक्ट यूज रिएक्ट। हमारे पास रिएक्ट का ऑप्शन है, एंगुलर का है, व्यू का है फ्रंट एंड के लिए, बट हम रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिएक्ट वाइडली यूज्ड है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, वेब डेवलपर या ब्लॉकचेन डेवलपर, दैट्स अप टू यू। बट अगर आपको बनना है ना डेवलपर, तो आपको रिएक्ट ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप फिर नोड ऐड करोगे HTML CSS से, इतना मतलब वो हो जाएगा कि तुम बहुत पुराने जमाने के तरीके से चल रहे हो, और उसमें अपॉर्चुनिटीज आपके पास जीरो है आज की डेट पर। मतलब कोई डेवलपर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर जो उससे रिएक्ट या इनमें से कोई भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क नहीं आता जावास्क्रिप्ट का, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है इंडस्ट्री में, एंड दैट इज अ फैक्ट। सो ये एक थोड़ा एडवांस साइड में चला जाएगा, मतलब हमें इजी साइड में चला जाएगा आपके, इजी साइड। यस या क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है, अब बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो कि रिएक्ट में बने हुए हैं, अराउंड 58% और 78%, नॉट श्योर ऑफ द स्टैट्स। वो तुम लोग गूगल कर लो कि कितने एप्लीकेशंस हैं एग्जिस्ट करते हैं जो रिएक्ट पे बने हो, और तुम्हें चीज पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स आर ऑन रिएक्ट। और रिएक्ट नहीं तो 100% ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन डेवलप्ड एंड लाइव ना, तो दे आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क और अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ, जावास्क्रिप्ट या पाइथन, मेजॉरिटी उसमें भी जावास्क्रिप्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट को मिला करके आज के जमाने में कोई भी साइट नहीं बनाता है।
और बनाता भी है तो वो उसकी कोई भी लाइक प्रेजेंस नहीं होती है सोसाइटी में, क्योंकि लोग वैल्यू नहीं करते उस चीज को। वैल्यू करते हैं तुम फ्रेमवर्क से लाइब्रेरी सीखो तभी। गॉट इट? Okay. आगे बढ़े। Yes. हाँ जी, अब आप ये बताओ कि आप सभी लोगों को रिएक्ट इंस्टॉल कराना सिखा दें? यस। Yes, sir. ये बताओ, रिएक्ट इंस्टॉल Yes. कराना सिखाएंगे तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो जाएगा तुम लोग का? और जिन लोग किसमें इंस्टॉल्ड है तो, और रिएक्ट इंस्टॉल कराना सिखा के कुछ तोप मार भी नहीं लूंगा मैं। ठीक है, एक काम करते हैं, डिस्कॉर्ड पे सारे हो, सभी जने हो, कोई ऐसे जो डिस्कॉर्ड पे नहीं हो? श्रेया तुम डिस्कॉर्ड पे नहीं हो, मुंजल डिस्कॉर्ड पे नहीं हो। आप लोग के पास डिस्कॉर्ड लिंक होगी ना, आप लोग डिस्कॉर्ड लिंक ज्वाइन कर लेना। जो लोग भी डिस्कॉर्ड पे नहीं है, डिस्कॉर्ड अपना बना लेना, डिस्कॉर्ड लिंक ज्वाइन कर लेना। डिस्कॉर्ड में अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी आती है, बना लोगे फायदे में रहोगे। तो कौन कौन ऐसा है जो अभी तक डिस्कॉर्ड बनाने के प्लान में नहीं है? वही बस हाथ ऊपर करना। विशाखा यू आर नॉट, या ठीक है, डिस्कॉर्ड की लिंक यहाँ भी शेयर कर दी है। डिस्कॉर्ड, जया यू आर नॉट अप फॉर डिस्कॉर्ड। मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। ये जो लिंक है ये पिछली बार भी आपने भेजी थी, बट इससे होता क्या है? लाइक ज्वाइन तो किया था बट कुछ समझ में नहीं आया था। डिस्कॉर्ड, जो लोग नए होते हैं उनको डिस्कॉर्ड में इश्यूज आते हैं कई बार चलाने में। देखो, जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे डिस्कॉर्ड होता है। डिस्कॉर्ड के अपने फायदे होते हैं। अब व्हाट्सएप में मुझे ना हजारों ग्रुप बनाने पड़ते हैं स्नेहा। डिस्कॉर्ड में एक चैनल बना देते हैं और उसी चैनल के अंदर हम सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। अब व्हाट्सएप भी, तुमको मैं एक चीज बताऊं, व्हाट्सएप में अभी तक एक कम्युनिटी का ऑप्शन आया है, तुम लोग जानते होगे, अपडेट आया है, और कम्युनिटी के अलावा चैनल्स का अपडेट आया है। ये सारी चीजें डिस्कॉर्ड से कॉपी कर रहा है, क्योंकि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना होता है ना, किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे, तुम गूगल में काम करो, तुम फ्लिपकार्ट में काम करो एज एन एम्प्लॉय, तुम स्लैक यूज कर रहे होगे, स्लैक वगैरह चीजें, स्लैक एक सॉफ्टवेयर है वो यूज कर रहे होगे। डिस्कॉर्ड स्लैक का ही स्टूडेंट वर्जन है। जो स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट कम्युनिटीज होती हैं वो डिस्कॉर्ड यूज करती हैं स्लैक की जगह। तो मतलब ये है कि एक स्मूथ फ्लो रहे, एक इन्फॉर्मेशन भेजूं और मैं, लेट्स से मुझे इन्फॉर्मेशन भेजनी है आईपीसी वालों को, एंड मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग जाने, तो मैं वो आईपीसी वाला सेक्शन में भेज दूंगा। मुझे इन्फॉर्मेशन भेजनी है सबको, तो मैं उसको मेन सेक्शन में भेज दूंगा। तो इसलिए हम लोगों के लिए ना ये चीजें मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। वहीं पर अगर जो हम आपको डिस्कॉर्ड पे चीजें ना भेजे ना, तो हम बहुत गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि इतने ग्रुप्स बनते हैं। मेरे ही व्हाट्सएप में वेब3 एंटायरिटी के रिलेटेड ही अराउंड 25-26 ग्रुप्स बन रखे हैं। तो हम लोग को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो ये हमारे ईज के लिए है कि डिस्कॉर्ड से जितनी कम्युनिकेशन की जा सके पॉसिबली उतनी करें। और जो रिसोर्सेज मैंने भेजने हैं वो फिर मैं अभी भेजूंगा। स्नेहा आप किस कॉलेज से हो? मैत्री कॉलेज। मैत्री से। वो मैं भेजूंगा तान्या को, तान्या भेजेगी बाकी लोगों को, कि तान्या से लीड है ना, तो तान्या भेजेंगी बाकी लोगों को। तो ये ऐसे वे में होके जाता है। तो अगेन इसमें भी इशू आते हैं। आपके कॉलेज में तो चलो एक टीम है, हम हर कॉलेजेस में टीम्स बटी हुई हैं। जैसे हंसराज में टीम्स बटी हुई हैं 6-7 टीम, उनकी टीम लीड्स हैं। तो अब मैं भेजूंगा मेन कोर टीम में, वो लोग टीम लीड्स, और टीम लीड्स क्या करेंगे, फिर अपने ग्रुप मेंबर्स को भेजते हैं। तो एक पूरा ट्री बनता है। अब यहाँ पर बीच में किसी ने मान लो नहीं भेजा, किसी से स्किप हो गया, तो एक पूरी प्रोसेस चेन टूट जाती है और मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि इस बंदे को मिला है नहीं मिला है, रिसोर्सेस मिले या नहीं मिले। एक कोई मैसेज भेजना हो तो वो एक मैसेज भेजना भी काफी टिपिकल हो जाता है कई बार। इसलिए वी यूज सॉफ्टवेयर्स लाइक डिस्कॉर्ड। और डिस्कॉर्ड पे जनरली चीजें नहीं होती जब तक कोई इवेंट ना हो तब तक। तो अब तो डिस्कॉर्ड हम एक्टिव रहने वाला है, आई गेस। रहने वाला है कि नहीं रहने वाला, तुम सब पे डिपेंड करता है इवेंचुअली। हाँ जी, रहने वाला है, सही। तो डिस्कॉर्ड के रिसोर्सेस वाले सेक्शन में मैंने भेजी है, मैंने क्या भेजी, मैंने एक वीडियो भेजी है। जतिन भेजो यार। हाँ, 7 डे बूट कैंप सेक्शन होगा, उसमें रिसोर्सेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी इंस्टॉलेशन की। सी, अब मुझे बूट कैंप वाले बच्चों को बस भेजनी थी। तो 7 डे बूट कैंप एक सेक्शन अलग से बना रखा है हमने। उस बूट कैंप सेक्शन में क्या होगा कि हम एक लिंक भेजेंगे। नहीं ना प्रियम, डजंट मैटर, तुम कभी भी चैट ज्वाइन करो, तुमको मिल जाएगी वो। मेन एडवांटेज डिस्कॉर्ड का यही है, इसमें पुराने चैट्स रहते हैं। अगर मैंने ग्रुप एग्जैक्टली, बनाया है, उसमें हमने लिंक भेज दी और तुम बाद में ऐड हुए, तुम्हें वो चीज़ नहीं दिखेगी, बट इसमें ऑलरेडी तुम सब एक्सेस कर सकते हो। डिस्कॉर्ड में तुम चीजें एक्सेस कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन अस बेसिकली कि करना है कि नहीं करना, वो हम सेटिंग कर सकते हैं। बट हाँ, हम उसमें ओपन सेटिंग भी रख सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में चाहकर भी ये चीज नहीं कर सकते।
तो ये एक मेजर बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है डिस्कॉर्ड का, भी यूज तो करो, थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो तुम लोग जाओगे 7 डे बूट कैंप में, उसमें रिसोर्सेज का सेक्शन है, उसमें एक लिंक मिलेगी। देखो अगेन कोई यूट्यूब चैनल प्रमोट नहीं कर रहे थे, जो मुझे सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो मिला 11 मिनट का कि रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे चलाना है, वो उन्हें भेज दिया। अब मैं तुम सबके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये बताकर कि रिएक्ट कैसे इंस्टॉल करना है, रादर मैं तुम सबके डाउट्स क्लियर कर लूंगा, ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए। तो ठीक है, तुम लोग वहां से जाके, अब मैं ये मान रहा हूँ कि तुम लोग रिएक्ट अपने कंप्यूटर पे, अपने लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लोगे। रिएक्ट नहीं, बेसिकली तुम लोग को नोड करना है, ठीक है, और उसी नोड से तुम लोग रिएक्ट यूज कर रहे होगे। तो तुम लोग को नोड डाउनलोड करना है, और नोड डाउनलोड करके जो भी वेरिएबल वगैरह है सारी सेटिंग्स कर लोगे तुम लोग देख के वो वीडियो, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे पहला रिएक्ट ऐप, जो कि हम तुरंत बनाने जा रहे हैं क्योंकि 10 बजे तक ये खत्म भी करनी है। तो शुड बी प्रोसीड, ये पहला रिएक्ट ऐप बना है। प्रियांशी, रेखा, बाकी लोग नहीं, वी शुडंट प्रोसीड। फाइन गाइस, यहां तक कभी किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लेना, अगेन आई एम टेलिंग यू। भैया आपने कहाँ से सीखा था? मैंने कहाँ से सीखा था? निहारिका, नाइस, गुड क्वेश्चन यार। नहीं निहारिका, मैंने ओपन, निहारिका थी जो क्वेश्चन पूछा? प्रियांशी मैंने अगेन ओपन सोर्स सीखा, तभी मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने जहाँ से सीखा था, मैंने कुछ इंग्लिश वीडियोस देखे, और ऑनेस्टली बताऊं, बोलने में इंग्लिश अलग होती है, समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो इंग्लिश वीडियोस से, मुझे बाकी लोग का नहीं पता, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं सीखने जाता हूँ तो मेरी लर्निंग थोड़ी स्लो हो जाती है कंपेयर टू हिंदी वीडियोस। तो थोड़ा पहले वहाँ पे फंसा, फिर उसके बाद भी मूव टू हिंदी वाले वीडियोस, तो वहाँ से काफ़ी बूस्ट मिले, लाइक कोड विद हैरी एंड ऑल। एक जगह से कभी कोई चीज़ तुम नहीं सीख सकते, दैट इज अ फैक्ट। एक जगह से कभी भी तुम कोई भी चीज़ें नहीं सीख सकते। तो हम इसके अलावा और कौन से रिसोर्सेज पर रिलाई करें? मैं भेजूंगा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। यही तो मेन मकसद है ना, कि तुम लोगों को रिसोर्सेज मेन प्रोवाइड किए जाए, कहाँ से तुम कर सकते हो। अगेन मैंडेटरी नहीं है कि तुम वहीं से करो, बट जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए है कि कहाँ से कर सकते हैं वो। देखो अभी मैं वर्कशॉप लूंगा, वर्कशॉप के बाद तुम लोग के सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगा, जिनको रिसोर्सेज चाहिए, जो चाहिए मैं सब कुछ भिजवा दूंगा, अगेन डिस्कॉर्ड में भिजवा दूंगा, तुम्हारे बेनिफिट वहां से हो जाएगा। लेट्स से एंटायर स्क्रीन, विंडोज स्क्रीन, नाइस। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? देखो अब हाँ ना बोलना, क्योंकि मुझे तुम्हारी स्क्रीन नहीं दिख रही। दिख रही है। दिख रही है। देखो अब ये तुम्हारा, मैंने एक फोल्डर बना लिया है 7 डे बूट कैंप नाम से। तुम कोई फोल्डर बनाओगे, फोल्डर पे सबसे पहले जाओगे और लिखोगे CMD, मतलब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोल लोगे। CMD कितने लोग को चलाना नहीं आता, बेसिक भी नहीं आता, लाइक इनको नहीं पता होता कि ये फाइल स्ट्रक्चर क्या है, पाथ क्या है। कितने लोग ऐसे इनको नहीं पता? हैंड रेज ही कर दो, जो करना हो कर दो। श्रिया को नहीं पता, मुस्कान ठीक है। देखो कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर ना कमांड तुम लिखते हो अपने, और अब मैं तुमको समझाऊं कैसे क्या होता है। ये देखो हमारा पाथ है, ये मेरी ई ड्राइव है। ई ड्राइव में मैं एक फोल्डर पे आ गया 7 डे बूट कैंप। अब यहाँ पर मैं जो भी कमांड लिख रहा हूँ वो इसी फोल्डर के अंदर परफॉर्म हो रही होगी। जो ये फोल्डर है ना मेरा 7 डे बूट कैंप, उसी फोल्डर के अंदर परफॉर्म हो रही होगी। ये फाइल स्ट्रक्चर जानना रियली मैंडेटरी। सबसे पहले हमारा कमांड ये है, जो कि तुमको उस वीडियो में मिल जाएगा और इसकी रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। सबसे पहली कमांड हमारे यहाँ पे ये है कि npx create react। देखो एक तो मैं खुद ही ये बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ। पहला ही रहेगा भैया मैक का भी थोड़ा रिसोर्सेज प्रोवाइड करते रहते हैं। ऐसा है, मैक वाले में 10 मिनट में हाँ कोई भैया, वीडियो मैक का और मैक का भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। एक काम करना, मैक वालों को मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोड विद हैरी में चले जाना और उसके पहले वीडियो में देखना, उसने मैक का भी बताया है। ठीक है। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारा, ठीक है यार मैंने इसका नाम डालना बोल दिया। देखो मुझसे गलतियां हो रही है अभी तक,
सबसे पहली कमांड यहाँ पर है npx create react app, जो कि मैंने सही डाली थी। देन हमें यहाँ पर अपना फोल्डर का नाम देना है। लेट से मैं बना रहा हूँ एक एप्लीकेशन, रिएक्ट एप्लीकेशन बना रहा हूँ, किसके नाम से बनाऊँ, वेब3 राइटिंग नाम से बना रहा हूँ। लेट से W3 के नाम से मैं एक अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एक ऐप बना रहा हूँ, वेब ऐप। तो मुझे ये कमांड डालनी पड़ेगी, npx create react app W3। यहाँ पर ये कमांड है, ये तुम्हारा नेम है। तब तक कोई डाउट है क्या? हाँ, किसी को डाउट हो तो तुम अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तब से ये हो रहा है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अभी टाइम है। सर जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो वो कैसे करेगा? हम बिना लैपटॉप के तो पॉसिबल नहीं है। एंड भैया जैसे अभी रिएक्ट वगैरह इंस्टॉल्ड नहीं है, तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना कि मैं बाद में दोबारा रेफर कर सकूं? हाँ, इस सेशन की रिकॉर्डिंग तो हम यूट्यूब में प्रोवाइड कर देंगे, ताकि तुम ये जो पूरी चीजें बताई है दोबारा कर सको। हाँ वही, क्योंकि एक बार में मुझे नहीं लगता। ठीक है, मेरे बिना लैपटॉप के तो पॉसिबल नहीं है। लाइक तुम लोग रेफर कर सकते हो कॉलेज लैब्स वाले लैपटॉप या फिर साइबर सेंटर्स, आई गेस। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तुम्हारा एरिया। मैं अगर जो स्टार्टिंग से डाउनलोड कर रहा था तो हो चुका था। अरे हो जाए, इतना टाइम कौन से ले रहा है? देखो गाइस, मेरी गलती नहीं है, मैं बनाता हूँ तो जल्दी हो जाता है, पता नहीं अभी क्यों लेट कर रही है। कमांड प्रॉम्प्ट में हमें पाथ भी सेटअप करना पड़ेगा क्या, प्रोजेक्ट्स वगैरह का? हाँ, वो करना पड़ता है पाथ सेटअप, लेकिन अभी नहीं। वो पाथ वाला मैं जस्ट इसके बाद बताता हूँ, ये बनते ही। अभी तो तुमने कहीं पर भी बना लिया है ना, तो वहां पर अपने एक ऐप क्रिएट कर लो सबसे पहले, जैसे मैंने किया है। जैसे लेट से तुमको ई ड्राइव में करना है कोई काम, तो ई ड्राइव पे चले जाओ, या ई ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर बना के करना है, तो ई ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर बनाओ और उसमें चले जाओ। तो वो चीजें हैं। और लिटरली इतना टाइम ले रही है। ये ना पूरा एक रिएक्ट ऐप बना रहा है। रिएक्ट ऐप में क्या है, कैसे है, मैं तुम्हें बेसिकली यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि एक रिएक्ट ऐप के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कहाँ कहाँ तुमको काम करना है, और वो क्या होती हैं, उनका आउटपुट क्या आएगा। और इसके अलावा ये बताऊंगा रिएक्ट का फायदा क्या है, क्यों लोग रिएक्ट यूज करते हैं, साथ साथ बताऊंगा कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और रिसोर्सेज का शेयर करके मैं आज का बोर्ड कैंप लाइक एंड टाइप कर दूंगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये महाशय हो जाते एक बार। भैया तो पूरे टाइम हम प्रॉम्प्ट में लिखेंगे? नहीं, हम यहाँ पूरे टाइम प्रॉम्प्ट्स नहीं लिखेंगे। हमें बस इनिशिएट करने के लिए और अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बस प्रॉम्प्ट चाहिए। बाकी हम कोड उसमें कर रहे होंगे, और हम VS कोड यूज कर रहे होंगे डेफिनेटली। ओके। अच्छा, एक और चीज है, तुम लोगों के पास कितने लोग ऐसे जिनके पास VS कोड नहीं है? कितने लोग ऐसे जिनके पास VS कोड नहीं है? हैंड रेस कर रहेगा, तुम लोग के डिसअपॉइंट हो गए मेरी तरह। हाँ, तुम लोगों के लिए मैं रिसोर्स शेयर कर दूंगा। ज्योतिन्द्र, हाँ। एक VS कोड इंस्टॉलेशन का रिसोर्स शेयर कर देना, अपना कॉलेज या फिर कोड भी है का। तो तुम लोग ना VS कोड कर लेना। जो मैंने अभी खोला है ना, वो VS कोड है। तुम लोग यहाँ पर जाओगे, अपने फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे, शो मोर ऑप्शंस में जाओगे, ओपन विद कोड कर लोगे। ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ टर्मिनल में जाओगे और न्यू टर्मिनल सर्च करोगे। जैसे न्यू टर्मिनल सर्च करोगे, तुम्हारा टर्मिनल खुल जाएगा VS कोड पे। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया npx create react app, नाम दे दे लेट्स से माय प्रोजेक्ट। अच्छा, नाम जब देते हो ना, तो नाम की भी कुछ वो होती है कि नाम कैसा होना चाहिए, नाम के अंदर क्या कैसे इनिशियल्स होने चाहिए, और केसिंग कैसे होनी चाहिए, अपर केस लोअर केस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीजें तुमको करनी पड़ेंगी। तो ये VS कोड है।
ये चीजें देख लेना एक बार कि नाम क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट का। वैसे कभी दिक्कत तो नहीं आती इनमें। जब से ये हो रहा है तब से मैं तुमको समझा दूं एक बार कमांड प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट देखो, जब तुम कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ लिख रहे होगे ना, तो तुम्हें हमेशा मेक श्योर करना है कि तुम्हारा फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। जब तुम्हें इस फोल्डर के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तुम इस फोल्डर के अंदर ही वो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। जैसे मैं अभी तुमको दिखाऊंगा कि ये फोल्डर वाली बात क्यों कर रहा हूं मैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इशू क्या है इसके साथ। हाँ जी, एक कमांड होती है cd, चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी से हम क्या करते हैं, हम किसी और फोल्डर में जा सकते हैं, किसी अगले फोल्डर में। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर ये रिएक्ट में कोई अपडेट आया क्या जोते? नहीं, वो यूजुअली टाइम लेता ही है पहली बार। अरे पहली बार में कैसे इतना टाइम ले रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। फिर तो ऐसा हो चुके हैं हैकाथन, मतलब कोई बंदा हैकाथन पार्टिसिपेट करने जाए 3 दिन की, तो 12-15 घंटे तो यही होगा। नहीं भैया, मेरा फोल्डर बन गया है काफी टाइम पहले। नया फोल्डर बन गया ना? ठीक है, चीजें हो रही है उसमें, डिपेंडेंसी नया भी फोल्डर, इंस्टॉल नहीं हुई है उसमें। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है। देख लो इतना टाइम ले रहा है मेरे कंप्यूटर में, ये तो तुम्हारे कंप्यूटर में भी या इतना या इससे कम ले रहा होगा थोड़ा बहुत टाइम, तो थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है? ठीक है भैया। मेरी तो बेइज्जती करवा ही रहा है ये, बट कोई बात नहीं, तुम लोग पेशेंस रखना अपने एंड से जब ये करना तो। और जब तक देखो इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होता था, ये टैब को क्लोज मत करना, टर्मिनल है। अब बिल्कुल भी नहीं, स्टोरेज बहुत जाएगी तुम्हारी फालतू की। देखो मैंने अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना, ये सारे रिएक्ट वेक्ट जो चीजें हैं ना, इन सबके मैंने टेम्पलेट बना रखे हैं अपने गिटहब में, रिपोजिटरी के नाम से, रिपोजिटरीज बना रखी हैं इसमें टेम्पलेट के नाम से। तो मैं तो सीधे टेम्पलेट उठा लेता हूँ चीज़ों का, तो मुझे ये सारी चीज़ें बार बार करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर जो मुझे वेब2 का प्रोजेक्ट बनाना है तो मेरे पास वेब2 का टेम्पलेट है, मुझे वेब3 का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें भी सॉलिडिटी पे बनाना है तो सॉलिडिटी का टेम्पलेट बना रखा है, खुद बना रखा है, और टेजोस वाला का भी बना रखा है, तो मुझे उसमें इशू नहीं आता। मैं पूरी रिपोजिटरी कॉपी कर लेता हूँ और उसे वर्क करना स्टार्ट कर देता हूँ। पर तुम लोग को स्टार्टिंग से दिखाना पड़ रहा है मुझे, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। गिट रिपोजिटरी अपने आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आज ही सब कर लेगा, तुमको पता है? कहाँ गए तब से? तब से कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा पाथ। हमारी ई ड्राइव में जो लोकल डिस्क ई होती है, उसके अंदर एक न्यू फोल्डर बना हुआ है 7 डे बूट कैंप नाम का। अब देखो क्या है, हम किस फोल्डर पे हैं? इस वाले फोल्डर पे, ई ड्राइव के अंदर इस वाले फोल्डर पे है जो दिख रहा है तुमको, ठीक है ना? अब हमें ये बताओ बिल्ड कहाँ पर करनी, चीजें बनानी कहाँ पर है? माई प्रोजेक्ट में बनाना है ना, HTML CSS तो माई प्रोजेक्ट में लिखूंगा मैं अपनी। तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा माई प्रोजेक्ट वाले फोल्डर पे। तो मैं कमांड के थ्रू ऐसे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी टू माई प्रोजेक्ट, और ये माई प्रोजेक्ट अपने आप यहाँ पर आ गया, तुम देख सकते हो। तुम अगर यहाँ पर माई प्रोजेक्ट पर नहीं गए तो, और तुमने यहीं पर कोई कमांड चला दी, तो इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, बस वो कमांड फालतू चलेगी और एरर फेंक देगा ये कोड। मैंने देखा है 90% केसेस में बिगिनर लेवल डेवलपर यही गलती करते हैं कि जब वो इस वाली डायरेक्टरी पर अपना कमांड चला लेते ना, ये npx ये वाली कमांड npx react app, उसके बाद क्या करते हो, वो डायरेक्टरी कभी चेंज नहीं करते। आई कैन एश्योर कि तुम में से 70% डेवलपर भी ये गलती करोगे, भले मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग चलाने के बाद ही यहीं पर रन कर जाओगे। आज नहीं करोगे तो कभी ना कभी करोगे। और 90% बिगिनर डेवलपर्स मैंने अपने लाइफ में पर्सनली देखे हैं कि ये गलती करते हैं। अगेन इतनी कोई मेजर गलती नहीं है, तो सुधार लेना। लेकिन बुरा उन लोगों के लिए लगता है जो कि ये गलती करते हैं, समझ नहीं पाते कि ये गलती कर रहे हैं, और अपना एक घंटा वेस्ट कर देते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। तो ऐसा भी होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर रन करेंगे प्रोजेक्ट, रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमें कमांड चाहिए होगी npm start। ये 2 कमांड रट लेना। एक है npm start, क्योंकि हर बार जितनी बार तुम प्रोजेक्ट खोलोगे, प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तुमको npm start लिखना पड़ेगा यहीं पर टर्मिनल पर। और टर्मिनल कैसे खोलोगे? टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे जाओगे तो नया टर्मिनल खुल जाएगा। टर्मिनल पे लिखना पड़ेगा npm start
और एंटर करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा वो प्रोजेक्ट रन करेगा। और npx create react app और react ऐप का नाम, ये वाली कमांड याद रखना, ये मत भूलना, ये बेसिक कमांड्स होती हैं। हाँ गाइस, इंटरेस्ट जाए बीच में तो बता देना, तो मैं थोड़ा और कुछ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा, क्योंकि धीरे काफी चल रहा है प्रोजेक्ट। सबसे कुछ और पूछना है रिएक्ट, अभी तक कुछ समझ में ना आया हो, डायरेक्टरी पाथ कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछो। गाइस एनीवन? इसमें HTML भी यूज होगी। हाँ मुंजल, रिएक्ट इज नथिंग बट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जब रिएक्ट इटसेल्फ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, बट हम इसमें इवेंचुअली HTML और CSS ही लिख रहे होंगे, तो हमें करना वही है, बस रिएक्ट में करना है। और इस चीज की ब्यूटी इतनी है ना कि तुम HTML CSS से कोई साइट बनाते हो, फिर आगे बढ़ते हो, उसकी उतनी रिकॉग्निशन नहीं है, पर वही साइट अगर तुम वही सारा कोड तुम इस पे लिख देते हो ना, तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा, और इतनी बढ़िया मक्खन साइट तैयार होती है ना, और इतना रिकॉग्निशन है उस चीज का कि कोई उस चीज की लाइक कंपटीशन ही नहीं है। तो बिना रिएक्ट कुछ काम नहीं चलते। मतलब मुझे अभी ये चीज देखकर थोड़ा वो लग रहा है, आई गेस शॉक लग रहा है कि तुम लोग को नहीं पता थी ये चीज कि रिएक्ट सीखना मैंडेटरी है। आई मीन अगर जो तुम कुछ बना रहे हो वेबसाइट वगैरह, उसमें रिएक्ट एंगुलर व्यू में से कोई ना कोई एक चीज आनी ही चाहिए, और उसमें से सबसे ज्यादा यूज होती है रिएक्ट। भैया मतलब आपके पास कोई सैंपल है कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से कोई एक वेबसाइट बनाई हो, और उसके अलावा फिर रिएक्ट जेएस से कोई और बनाई हो, तो उसमें डिफरेंस दिखाने के लिए? सी मेरे पास, मैंने तो HTML CSS से बनाए थे ना, मैं एज ए टोल्ड यू कि मैं HTML सीखने के बाद रिएक्ट में स्विच कर गया था। बट आई टेल यू वन थिंग कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट दोनों से तुम सेम साइट बना सकते हो, सेम दिखने वाली साइट बना सकते हो। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, जिस साइट में तुमको 10 घंटे लगेंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से कोड करने पर, वही साइट अगर तुम रिएक्ट से बनाते हो और रिएक्ट डेवलपर हो, तो तुम्हें लगेंगे अराउंड 2.5 घंटे मैक्स। तो 4 to 5 टाइम्स तुम्हारा रिड्यूस करेगा टाइम। तो स्टिल हमें जावास्क्रिप्ट और CSS तो सीखना पड़ेगा ना? मतलब मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। जावास्क्रिप्ट का तो यही है, तुमको बता ही जाएगा, और CSS का भी मैं तुमको जुगाड़ बता दूंगा कहीं ना कहीं से। बाकी बेसिक चीजें सीख लेना। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं खुद एक UI डिजाइनर हूँ, लेकिन UI डिजाइनर था, ब्लॉकचेन डेवलपर से पहले आई वाज अ UI डिजाइनर प्रोजेक्ट्स के मामले पर, और मुझसे CSS मैंने आज तक नहीं सीखी है उसके बाद भी। तो मैं जितने प्रोजेक्ट्स बनते थे उसमें मैं UI ही डिजाइन करता था, और आज तक लिटरली मैंने नहीं सीखी है CSS क्या होती है। मुझे भी अभी भी CSS के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जरा अच्छे से, तो इसलिए होते हैं लोग, ऐसे भी होते हैं, बस मैं तुमको ये बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत जुगाड़ चल जाता है चीजों में। CSS की एक लाइब्रेरी है टेलविंड, वहां से तो हम लोग चीजें बस कॉपी करके उठा लेते हैं और फिर उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। ठीक है, तुम्हारा ये पहला रिएक्ट ऐप बन गया, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। हाँ जी, ये तुम्हारा रिएक्ट ऐप है। रिएक्ट हमेशा सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, नाम की सिंगल पेज है, इसमें तुम बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हो। रिएक्ट में हमेशा चीज मेक श्योर करना, जब तुम एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हो, तो उसमें ना पूरी फाइल तुम्हारी अलग अलग उसमें बटती है, अलग अलग डिव मॉड्यूल्स में बटती है और चीजें बटती है। लेकिन जब तुम रिएक्ट में फाइल बनाते हो, तुम कंपोनेंट्स बना सकते हो और कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी एक वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, कौन सी दिखा दूँ? नेटफ्लिक्स दिखाता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं तुम्हें नेटफ्लिक्स दिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें इसमें प्रियांशी तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट में। ठीक, नेटफ्लिक्स तुम्हें लॉगिन किया, अब लेट्स से कि ये बनी है तुम्हारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने ये बनाया तुम्हारे लिए, ये चीजें लेट्स से मैंने बनाई है HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। जब मैं यहाँ पर ये चीज अभी होती, नाइस वन गाइस,
जब मैं कुछ रिफ्रेश करूंगा ना, लेट्स से कि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ टीवी शोज, जब तुम HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनाओगे ना चीजें, तो क्या होगा, तुम्हारा जो पूरा ऐप है 5-6 GB 500-600 GB का, वो पूरा का पूरा ऐप रीलोड होगा, पूरा ऐप रीलोड होगा, मतलब कि होम भी रीलोड होगा, टीवी शो भी रीलोड होंगे, मूवीज भी रीलोड होंगी, ये सब रीलोड होगा। और तुम्हारा रीलोड होने के बाद इस वाले पाथ को फॉलो करके इसके आउटपुट दिखाएगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट। रिएक्ट पता क्या कर रहा है, रिएक्ट ये वाला कंपोनेंट रीलोड नहीं कर रहा, ये कंपोनेंट रीलोड नहीं कर रहा, रिएक्ट क्या कर रहा है, बस ये जो नीचे के कंपोनेंट्स है ना उसको रीलोड कर दे रहा है। इसमें एक और बेनिफिट मैं तुमको दिखाता हूँ, बेनिफिट क्या है तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी। ये एक अलग कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब क्या है, तुम HTML पूरी कुछ चीजें कोड करते हो, इसमें ना इसकी एक अलग फाइल बनी होगी, इस अलग फाइल के अंदर तुम अलग अलग से चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे होगे और एक तरीके से एक कंपोनेंट बना रहे होगे नैवबार का। नैवबार के बाद तुम यहाँ पर एक कराउजल बना रहे होगे, कराउजल के अंदर तुम यहाँ पर ये डाल रहे होगे कि एक चलता हुआ वीडियो चाहिए मेरे को। उसके बाद एक तुम नया कंपोनेंट बना रहे होगे कि ये इसमें 4-5 कार्ड में डालूंगा और 4-5 कार्ड क्या होंगे, 4-5 कार्ड में ये सारी चीजें होंगी। ये तुमने तीसरा कंपोनेंट बनाया, ये तुमने चौथा कंपोनेंट बनाया, ये तुमने 5वां कंपोनेंट बनाया, तुमने छठा बनाया, 7वां बनाया, तुम अपनी वेबसाइट को 7 कंपोनेंट में तोड़ रहे होगे। ये 7 कंपोनेंट किस चीज के हैं, टीवी शोज वाली के लिए है। देन अगेन होम के लिए अलग से कंपोनेंट बनाए। अब तुम एक बात बताओ मेरे को, सारे लोग एक बात बताओ, क्या तुम लोग यही सेम कंपोनेंट को यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी और मूवीज वाले सेक्शन में जाकर के यहां भी यूज कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ, यूज कर सकते हो, बहुत मतलब बढ़िया। लेआउट तो सेम हाँ ही रहता लेआउट सेम है, तुम लोग यूज कर सकते हो, लेआउट के साथ साथ कोड भी तो सेम है। देखो इसका CSS देखो, इसके CSS की इसकी विड्थ पक्की है, होवर करने पर देखो क्या इफेक्ट आ रहा है इसमें, ये इफेक्ट आ रहा है, वही इफेक्ट इसमें भी होवर करने पर आ रहा है। मतलब इसका पूरा बैकएंड जो बैकग्राउंड कोड है ना, इसका बैकग्राउंड कोड वो सेम है, बस इसमें जो चीजें दिख रही है ना वो अलग है। अच्छा वो छोड़ो, तुम एक बात बताओ मेरे को, क्या तुम ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये सारे कार्ड सेम है या नहीं है? सेम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक कंपोनेंट बनाऊं कार्ड कंपोनेंट, उस कार्ड कंपोनेंट को मैं लिटरली 1000 बार यूज कर रहा हूँ अपने वेबसाइट के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा उसको, यहाँ पर भी यूज करूंगा सेम कंपोनेंट, यहाँ पर भी यूज करूंगा नहीं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि रिएक्ट में जाना है, ये कंपोनेंट बनाना है, इस कंपोनेंट को मैप कर देना है बाय द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू, रिएक्ट कुछ और नहीं है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ही है, पर जावास्क्रिप्ट में भी पीछे बैकएंड में इतनी सारी लाइब्रेरीज कोड करके बनाई गई हैं कि जो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होता है ना गाइस, जो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होता है ना, उसको बहुत प्यारा बना दिया है। और जहां पर तुम्हें लिटरली 10,000 कोड लिखने पर 10,000 लाइन लिखनी पड़ रही थी, वहां पर ये तुम्हारा 200-300 लाइन में 1000 लाइन में सिमट कर रह जाता है। ये ब्यूटी है रिएक्ट की, तुम ये कंपोनेंट्स को बार बार यूज कर सकते हो अपने यहाँ। तुमने एक कंपोनेंट, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर ये रिएक्ट में बनाते, एक कंपोनेंट बनाते, उसको बार बार यूज करते, तो तुम्हारा कोड कितना हुआ, सिमट कर रह गया। सेम चीज यहाँ पर भी है। तो ये एक एग्जांपल हो गया HTML और जावास्क्रिप्ट के में डिफरेंस। प्लस यही साइट अगर जो मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनाता है ना, इस साइट को लोड होने में जितना डेटा इसके अंदर है, उस पूरे डेटा को लोड होने में ना, हर एक क्लिक के बाद ना मुझे लिटरली 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ सकता था। जितना डेटा लोड होता है इसमें, मुझे 15 से 20 मिनट तक वेट करना पड़ सकता था एक वेबसाइट को लोड करने पे, अगर जो मैं प्रॉपर उसी से बनाता तो। क्योंकि इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि इससे पहले वेबसाइट बनती नहीं थी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट बनती थी हमेशा से, ऐसा नहीं बनती थी, पर वो इतनी डायनामिक नहीं हो सकती थी जितनी डायनामिक है, क्योंकि जितना डायनामिक होगा उतना टाइम कंज्यूम करेगा। तो ये चीजें हो गई। अब मैं तुम्हें लेकर आता हूँ रिएक्ट के, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को, ये है नोड मॉड्यूल्स। तुम्हें मैं फोल्डर से समझा दूं एक बार। नोड मॉड्यूल्स में कुछ नहीं रखा, इसको टच मत करना, बिना नोड मॉड्यूल्स कुछ चलता नहीं, पर नोड मॉड्यूल्स में कुछ नहीं रखा। फिर तुम्हारा पब्लिक फोल्डर, इसको भी जरूरत पड़ेगी नहीं टच करने की। फिर तुम्हारा है SRC फोल्डर, तुम जो काम कर रहे होगे SRC फोल्डर में कर रहे होगे। तुम्हारे पास एक है app.css, यहाँ पर CSS फाइल लिखी है, किस चीज की, इस चीज की CSS लिखी है, ठीक है। और यहाँ पर है app.js। अब मैं तुम्हें बताता हूँ app.js क्या है। ये जो पूरा चीज है ना, पूरा तुम दिख रहे हो, ये पूरी चीज,
ये है तुम्हारा app.jss का आउटपुट। तो जो ये app.js है ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, इस पे तुम कोड ऐसे ऐसे लिखते हो। मैं रिएक्ट का भी एक ट्यूटोरियल तुम्हें भेज दूंगा, एक बेसिकली ट्यूटोरियल भेज दूंगा, कोड विद हैरी का 1 घंटे का कोई ट्यूटोरियल भेज दूंगा, वो तुम लोग देख सकते हो, बाद में भी जाके देख सकते हो, जो तुम्हारी हेल्प होगी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, ये इस चीज का ना आउटपुट है। अब ये बताओ इस चीज का इतना बड़ा आउटपुट ये कैसे पॉसिबल है? इस चीज का इतना बड़ा आउटपुट कैसे पॉसिबल है? बाकी कंपोनेंट्स उसको असिस्ट कर रहे हैं, मतलब कम कोड में करने के लिए। एग्जैक्टली यहाँ पर ना देखो, हमने लोगो इंपोर्ट किया है कहीं और से, app.css कहीं और से इंपोर्ट किया और यहाँ जाके सबको कंबाइन कर दिया है। तुम लोग को अभी समझ में नहीं आ रही हो चीजें, तो बस चीजों को डाइजेस्ट करते जाना। मुझे 15 मिनट और लगेगा वर्कशॉप खत्म करने में। उसके पहले मैं तुम्हें ये बता दूंगा, एक अलग से बने हुए प्रोजेक्ट का ना मैं तुम्हें सोर्स कोड समझा दूंगा कैसा बना है, तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। अब हमें क्या करना होता है, हमें इसको इग्नोर करना होता है। एसआरसी में जाते हैं हम, एसआरसी में जाके हम एक नया फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स नाम से। ये होती है नॉर्मल कि जनरली लोग यही करते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं वैसे ये करते हैं। सबसे पहले मैं app.js में जाऊं और ये सारा कोड डिलीट कर दूं। हाँ जी, कर दी डिलीट, कोई ऑफेंड मत होना, हमने बहुत मेहनत करके बनाया था पर डिलीट कर दिया। देन हम कंपोनेंट्स में गए, कंपोनेंट्स में एक नया फोल्डर बनाएंगे, HTML फाइल, JSX फाइल बनाएंगे या JS फाइल, तुमको जो मनो बना लो, तुम्हारी मर्जी है। लेट्स से इसका नाम दे दिया हमने हेलो वर्ल्ड डॉट JSX एक्सटेंशन है। यहाँ पर हम सबसे पहला कोड लिखेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट डेफिनेटली। उसके बाद हम यहाँ पर जा रहे होंगे, मेरा प्रोसेस कितना स्लो कर रही है। हम यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाएंगे जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन का नेम रख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक, हेलो वर्ल्ड किसने लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के बाद एंटर मार देंगे और यहाँ पर ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा। तो आपका फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम अपना सारा कोड इस रिटर्न के अंदर लिखेंगे, बट तुम लोग देख पा रहे होगे कि ये रिटर्न कोई प्रॉब्लम दे रहा है। ये चीज मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा। रिटर्न के अंदर हम एक div कंपोनेंट यूज करेंगे HTML का, और इसके अंदर हम अपनी HTML लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हम करके एक CSS फाइल बना लेंगे और CSS फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद तुम लोग को अगर CSS आती है तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि जैसे इंपोर्ट करेंगे हम तो वो CSS अपने आप इसमें लग जाएगी। लेट्स यहाँ पे हमने पहले लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो ये एक हेलो वर्ल्ड नाम से हमारा वो बन जाएगा। रिफ्रेश हो जाएगा पेज अपने आप, हो जाए यार। देखो मेरे इसमें इतना टाइम लग रहा है पता नहीं क्यों, बट तुम लोगों में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कहा गया हेलो वर्ल्ड, ओके फाइन, समझ गया मैं। ये बताओ जब मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा तो यहाँ पर आया क्यों नहीं हेलो वर्ल्ड? मेरे तो आ जाना चाहिए था। हेलो वर्ल्ड इंक्लूड नहीं किया एग्जैक्टली। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये कीवर्ड है, ये चीजें रटी होनी चाहिए एक रिएक्ट डेवलपर को। कोई बात नहीं, तुमको याद हो जाएंगी चीजें, इसका मतलब भी समझा दूंगा मैं धीरे धीरे। एक बार में सब समझा दूंगा तो तुम लोग छोड़ के चले जाओगे अगली वर्कशॉप से। तो नाम यहाँ पर लिखे ना, वही नाम यहाँ पर लिख देना। अब यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया इसको, इस फाइल को एक्सपोर्ट किया। इस फाइल को एक्सपोर्ट करने का रीजन क्या है? हाँ वही, अरे ठीक है। इस फाइल को एक्सपोर्ट करने का रीजन क्या है? इस फाइल को एक्सपोर्ट करने का रीजन ये है कि मैं यहाँ पर जो भी कोड ऊपर से यहाँ तक लिख रहा हूँ, जो भी कोड लिख रहा हूँ वो इस फाइल को ना एक्सपोर्ट कर दे, एक्सपोर्ट करने के लायक बनाए। एक्सपोर्ट क्यों करना है, कोई बता सकते हैं? यहाँ पे आंसर दे सकते हैं? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या भैया? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? शेयर हो रही है, इनकी पिन बदल गई है भैया, किसी और ने भी कर दी थी, पिन करने की जरूरत है इन्हें बस। अच्छा रुक जाओ, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना, तुम लोगों ने हटा दी थी। मैं फालतू बोले दे रही थी देर से। नहीं आ रही थी, वो मुस्कान ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी थी तो उसकी उसकी लेटेस्ट थी तो उसकी पिन हो गई थी सबके पास एक बार। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड है, ये हेलो वर्ल्ड हो गया तुम्हारा, अब दिख रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट क्यों किया तुम्हें बताऊं?
देखो एक्सपोर्ट करने का बहुत सिंपल सा रीजन है, ये ऊपर के जो भी कोड लिखे ना उनको तुम ना एक्सपोर्ट करने का मतलब ये होता है इस फाइल को एक्सपोर्टेबल बना सकते, इंपोर्टेबल बना देता है। इंपोर्टेबल मतलब अब ये लाइन लिखने के बाद मैं फाइनली इस पूरी फाइल को जो हेलो वर्ल्ड फाइल है उसको मैं कहीं भी अपने पूरे ऐप में यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब कि अगर जो मुझे कार्ड कंपोनेंट 1500 बार यूज करना है तो वो एक लाइन जो मैंने लिखी ना एक्सपोर्ट वाली, उसके कारण मैं उस पूरे कंपोनेंट को ना बार बार यूज कर सकता हूँ। अब मुझे देखो फाइनल आउटपुट मैंने तुमको बताया था, फाइनल आउटपुट क्या है? फाइनल आउटपुट है ये app.js। हाँ जी, इसके अंदर मैं जो लिखूंगा वो आएगा। तो app.js में मैंने अभी इंपोर्ट की अपनी फाइल, लोगो हटाऊं, जरूरत नहीं है, अपनी फाइल इंपोर्ट करूंगा मैं। इंपोर्ट की क्या इंपोर्ट करना है ये बताओ? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड इंपोर्ट कर दिया, कंपोनेंट ये इसका देख लेना, हमें यहाँ पर प्रॉपर फाइल स्ट्रक्चर देना होता है, तो इसमें कई बार गलतियां करोगे तुम, पर ऐसे गलतियां करते करते ही सीखोगे, तो इसलिए घबराना मत स्टार्टिंग में कुछ गलतियां कर दो तो। इंपोर्ट करने के बाद मुझे इस तरीके से जो मेरा सिंटैक्स है इस तरीके से लिखना होता है। ये सिंटैक्स HTML को रिलेट करता है और VS कोड के कारण ये सिंटैक्स इजी पड़ जाता है समझना कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। अब देखो मेरे यहाँ पर प्रोजेक्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है सबको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बस हमारा पहला रिएक्ट ऐप बन गया, हमने हेलो वर्ल्ड लिख लिया रिएक्ट ऐप में। अब यहाँ पर मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि यही चीज मैं 100 बार ऐसे लिख सकता हूँ और ये रिफ्लेक्ट होगा। अब अगेन तुम लोग को ये डाउट आएगा कि हेलो वर्ल्ड लिखकर हम क्या उखाड़ लेंगे, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ इस फोल्डर स्ट्रक्चर से कि तुम्हें नेपाल वाला प्रोजेक्ट दिखाता हूँ मैं। ठीक, अब ये देखो ये कॉम्प्लेक्स फोल्डर स्ट्रक्चर है, आई गेस बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये है क्या। ये एक एप्लीकेशन हमने बनाई थी, इसमें कोड काफी कॉम्प्लेक्स है, इट्स अ डी ऐप, ठीक है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है ये, अगेन सॉलिड स्मार्ट पाई बेस्ड है। यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है कि कंपोनेंट्स फोल्डर बनाया मैंने, कंपोनेंट्स के अंदर मैंने इतने सारे कंपोनेंट बनाए हैं, ये पता है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब इसके अंदर ना मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, तुम लोग प्लीज हाथ जोड़ता हूँ कोड देख के डरना मत, क्योंकि तुम लोग को अभी ये कुछ नहीं करना 7 दिनों में, ये सारी चीजें तुम कर रहे होगे, इसके लिए मैं मेंटर कर रहा हूँ आगे चल के कि कैसे करना है। एंड आई कैन एश्योर यू कि जो भी मैंने लिखा है इससे बहुत एडवांस कोड मैं तुम्हें लिखना सिखा दूंगा। बाय द एंड ऑफ योर टेन्योर मैं तुम्हें इससे बहुत एडवांस कोड लिखना सिखा दूंगा जनवरी से पहले। तो ये देख के डरना मत कि कैसे, यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 96 लाइन का कोड लिखा है, ये मैंने जतिन ने मिलकर बनाया था, ये वाले फोल्डर्स, ये प्रोजेक्ट पूरा। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट किया फाइल अपलोड को, अब मैं फाइल अपलोड को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारे फोल्डर्स बनाए हैं, यहाँ पर हर फोल्डर के अंदर अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। कॉम्पोनेंट्स के अलावा देखो मैंने CSS लिखी है यहाँ पर चीजों की। अब ग्रीवेंस फॉर्म है, यहाँ पर मैंने ना एक फॉर्म बनाया है। अब तुम लोग ये देखना, सबसे ऊपर मैंने इंपोर्ट की चीजें, इंपोर्ट की कि नहीं की है, ये हो गया। उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखी है जो कि मैं तुम लोग को सिखाऊंगा, ही मतलब मेंटर करूंगा कि जावास्क्रिप्ट कहाँ सीख सकते हो कैसे सीख सकते हो। ये सारी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है ना, हम यहाँ से डेटा उठा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न फंक्शन है, हमेशा मेक श्योर करना कि जब रिटर्न लिखो तो वो एक डिव के अंदर है। जो लोग HTML किए होंगे उनको पता होगा कि डिव कंपोनेंट का काम क्या होता है, नहीं पता होगा सर्च कर लेना। तुम यहाँ पर मल्टीपल डिव का यूज करके रैप कर रहे होगे अपने पूरे कोड को, तो हमेशा मेक श्योर करना कि ये जो डिव कंपोनेंट है ना इसी से रैप करो, मतलब कि मल्टीपल डिव कंपोनेंट ना हो। मल्टीपल डिव कंपोनेंट का मतलब मैं तुम्हें समझाऊं तो ये है, डिव कंपोनेंट से रैप किया, अब ये ठीक कोड काम कर रहा है, मैंने यहाँ पर एक और डिव लगा दिया, ठीक है, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है किसी को पता है? 10 एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 HTML के एलिमेंट्स यूज कर लिए। एक नहीं क्लास का एरर नहीं आ रहा, क्लास तो नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। मैंने यहाँ पे 2 HTML के एलिमेंट्स यूज कर लिए, एक ये वाला डिव, एक ये वाला डिव। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए HTML के? 2 एलिमेंट हो गए, एक ये। अब मैं यहाँ पर अगर जो एक ही एलिमेंट यूज कर दूं, मैं ये यूज कर लूं, अगर जो शिट मैं इसको एक डिव के अंदर रैप कर दूं, अगर जो
तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज जो भी समझ में ना आए ना उसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इसका 50-60% भी ग्रास्प कर लो, मोर देन इनफ है। बाकी तुम जब वर्क करोगे ना 1 घंटा, दिमाग खुल जाएगा सब। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स डालना चाहूँ HTML के डालूं, पर एंड में जाके मैं उस सारे HTML एलिमेंट्स को एक ही डिव के अंदर रैप कर दूंगा, तभी ऐसा होगा कि यहाँ पर एरर ना दे। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, जब तुम बिगिनर लेवल कोड करना स्टार्ट करोगे तुम ये गलतियां 100 बार करोगे। ये गलतियां ना करो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि एक स्टार्टिंग फेज में क्या क्या करना चाहिए। हाँ जी, ये हो गया, ये तुम्हें समझा दिया मैंने। ऐसे ही मैंने देखो बहुत सारे डिप बनाए, यहाँ पे बहुत सारे डिप बनाए। तो एक फोल्डर स्ट्रक्चर ये हो गया। बाकी इसको एक्सपोर्ट किया, क्यों एक्सपोर्ट किया? ताकि मैं यूज कर सकूं। ठीक है भाई, नेवर मैंने बनाया यहाँ पर। नेवर बनाने के बाद देखो, नेवर ही बहुत फैंसी बनाया अपन ने। नेवर बनाने के बाद भी हमने यहाँ पर ये यूज किया। ठीक, साइट हेडर हो गया, साइट हेडर ये हो गया। ठीक, फाइल अपलोड एक अलग से मैंने कंपोनेंट बनाया है जिससे फाइल अपलोड कर सके हम लोग। तो ये पूरी चीजें हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तुमको? कि तुम, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा? भैया हाँ भैया जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाली जो लाइन है वो इन्वोक कराने के लिए है क्या उस कंपोनेंट को? हाँ, इन्वोक इज लाइक कि उसको इंपोर्ट कर सकते हो तुम। अगर तुम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की लाइन नहीं लिखते ना, तो तुम कहीं इंपोर्ट नहीं कर पाओगे वो पर्टिकुलर थिंग। मतलब जैसे हेडर फाइल बनाते थे C++ में क्लास जैसी, और फिर हम उसे यूज करते थे, वैसा हाँ, कुछ? काइंड ऑफ ओके वैसा ही है कि एक हेडर फाइल तुम हर जगह यूज कर सकते हो, वो कॉन्सेप्ट वही है। और इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम्हें कोई न्यूज वेबसाइट दिखाता हूँ। न्यूज वेबसाइट, ये कोड विद हैरी ने एग्जांपल दिया था, मुझे काफी अच्छे समझ में, मुझे ना इशू थे, ये चीज मुझे तब समझ में नहीं आती थी, बहुत पहले की बात थी, 1.5 साल से ऊपर हो रहा है गेस। तब मैंने कोड विद हैरी से हाँ वीडियो देखा था। अब तुम ये बताओ, जब तुम्हें वर्ल्ड कप से मिनी क्रॉसवर्ड्स वाले सेक्शन में जाना है, तुम लोग ये बताओ, तुमको समझ में आ रहा है ना कि ये एक अलग सेक्शन है, अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट होगा, ये एक अलग कंपोनेंट होगा, दिख रहा है तुम्हें? ये नीचे वाला अलग कंपोनेंट होगा। अब अगर जो अगर जो तुम्हें मिनी क्रॉसवर्ड्स में जानना है, तो जब तुम HTML CSS से फाइल लिखोगे ना, तो पूरी फाइल रिलोड, वाह ठीक है गाइस, तुम्हें होम से दिल्ली में जाना है, देखो ऐसा है ये बहुत ज्यादा ब्लंडर कर रहे हैं यहाँ पे। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, इसको भी इन लोगों ने लगता है रिएक्ट से बनाया, नहीं किससे बनाते नहीं समझ में आ रहा। तो नेट माशाल्लाह चल रहा है इनका, ऊपर से ये। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि जब भी तुम लोग जैसे दिल्ली जा रहे हो, अब तुम यहाँ पे दिल्ली में क्लिक करोगे, तुम देख रहे होगे कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन लोड हो रहा है ना। जो एप्लीकेशन लोड हो रहा है, ये लोड नहीं होना चाहिए। इनकी अगेन मैं इनकी साइड गलत नहीं ठहरा रहा हूं, पर तुम फेसबुक की साइड देखो, तुम यूट्यूब की साइड देखो, किसी भी चीज की साइड देखो, तुम्हें वही मिलेगा। मैं यूट्यूब खोल के दिखाता हूं तुम्हें, कोई भी एडवांस वेबसाइट तुम देखो जो कि रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर हो, तो भैया डिसअपॉइंट ही हो गए वेबसाइट से। बहुत डिसअपॉइंटिंग है लिटरली। मुझे लगा कम से कम यार ये तो ढंग के बनाएंगे, इन लोगों ने भी। इसीलिए कहते हैं जर्नलिस्ट। ठीक है, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि यहाँ पर हम कार्ड कंपोनेंट्स यूज कर रहे होंगे, होपफुली ये ना दे। हाँ जी बढ़िया, थैंक गॉड इसने रख ली। जब अब नेट नहीं काम करने दे रहा यार, हद ही हो रखी मीट ही है। बहुत नेट ले लेता है, पता नहीं काफी ज्यादा। हाँ, सारी बैंडविड्थ तो नेट मीट शेयर कर ले रहा है, ऊपर से पीछे के एप्लीकेशन जो रन कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड एंड ऑल। अब तुमको दिख रहा होगा ये कंपोनेंट है, नीचे के कंपोनेंट है, कंपोनेंट में बटी हुई है पूरी वेबसाइट। और म्यूजिक में तुम गए, तो म्यूजिक में जब तुम जाओगे तो ये नीचे वाला कंपोनेंट रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन जो तुम्हारा यूट्यूब का हेडर है ना, सर्च बार, ये वाला कंपोनेंट ये रिफ्रेश नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसको रिफ्रेश होने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज तुम अपने यूट्यूब में जाके कर लेना, मेरे में नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, आई एम सो सॉरी, नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा नेट बहुत तेज चल रहा है, तो उसे बुरा ना लग जाएगा जो सही से दिख जाए तो यहाँ पर ना पूरी वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया, इंडियन एक्सप्रेस का दिखाया, इंडियन एक्सप्रेस की पूरी साइट लोड हो रही थी यहीं पर शिफ्ट करने से। इसकी बस ना नीचे वाली चीजें लोड हो रही है, नीचे वाले कंपोनेंट्स लोड हो रहे हैं, ऊपर के कंपोनेंट्स लोड नहीं हो रहे। और यही एक ब्यूटी है इस चीज की कि तुम्हें ये दिखा पा रहा है कि यूट्यूब कंपैरेटिवली फास्ट चल रहा है इनसे, बाकी वेबसाइट से। बाकी वेबसाइट तुम्हारा बहुत टाइम लेंगे, लेकिन यूट्यूब जैसी वेबसाइट
तुम्हारा टाइम नहीं लेंगी, यूजर एक्सपीरियंस बेटर करेंगी। तुम ये बताओ, तुम जब एक बार तुम ना अपने फोन पे क्रोम में इंस्टाग्राम चलाना और एक बार अपने ही फोन पे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में इंस्टाग्राम चलाना, तुम्हें अंतर समझ में आ जाएगा। तुम क्रोम में चलाओगे ना इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में क्लिक करोगे आधे घंटे लोड होगा, क्योंकि पूरी साइट लोड कर रहा होगा टेक्निकली। तुम जब इंस्टाग्राम लाइट अगर जो तुम चलाओगे तो पूरी साइट लोड कर रहा होगा, जब लेकिन इंस्टाग्राम ऐप चलाओगे जब तुम ना, तो क्या होगा कि तुमने रील्स वाले सेक्शन में क्लिक किया, रील्स वाले सेक्शन में क्लिक करते ही पूरा पूरा चीज वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। वो इतना जल्दी इसलिए हो पा रहा है, वो टाइम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि केवल रील वाला कंपोनेंट ना लोड हो रहा है। मेरी बात मानो, तुम्हें दिख रहा होगा कि यूट्यूब का बस ऊपर का छोटा सा सेक्शन है, बट वो दिख नहीं रहा है, उसके पीछे बहुत लंबा हजारों लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं जो कि रिलोड नहीं हो रहे हैं। अगर जो वो हजारों लाइन ऑफ कोड भी रिलोड होते ना, तो बनता धार था भाई साहब, यहाँ पर फिर कर चुके थे तुम सर्फ स्मूथ एक्सपीरियंस। तो वही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, क्यों दिख रहा है छोटा सा सेक्शन है। या तुम्हें और एग्जांपल देखना है, देख लो कि गूगल क्रोम में मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा क्रोम नहीं रिलोड हो रहा है, बस ये नीचे वाला कंपोनेंट रिलोड हो रहा है और ये कंपोनेंट रिलोड हो रहा है, और ये चीजें तुमको मिल जाएंगी। तो मैं तुम्हें दिखा रहा था अपना प्रोजेक्ट। अब ये बताओ मुझे प्रोजेक्ट में करने के लिए क्या चाहिए। प्रोजेक्ट में स्टार्ट करने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर npm, ठीक है, ये थोड़ा भूल जाना मैं क्या लिख रहा हूँ क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज जाओगे इसमें। ये रन डेव से चलता है क्योंकि ये रिएक्ट प्लस वाइट का कोड है। बाकी तुम लोग npm स्टार्ट ही यूज करना है, ठीक है ना रिएक्ट में। ये मेरा वाइट का प्रोजेक्ट भी है, इसमें वाइट भी इंक्लूडेड है, इसलिए ये npm रन डेव से चल रहा है। तुम लोग को ये सब नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर खुल गया, नेपाल पब्लिक ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर देख पा रहे होगे तुम। बाकी प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। अब ये देखो, एक सिंपल सा फॉर्म बना है, एक ये बना है, एक सबमिट बटन बनी है, एक फूटर बना है। इतने से के पीछे कितने हजार लाइन ऑफ कोड तो आराम से आ गए होंगे। क्यों नहीं आ गए होंगे? नहीं आएंगे तो 500 600 700 तो आए होंगे इतने कोड के पीछे। अब यहाँ पर ये कंपोनेंट अलग बना रखा है हमने, ये कंपोनेंट अलग बना रखा है, ये कंपोनेंट अलग बना रखा है नीचे, और ये कंपोनेंट अलग बना रखा है। और हमने, ये तुम्हारा हो गया यूआई, एचटीएमएल एंड सीएसएस। यूएक्स का काम ये होता है कि जब मैं इसमें ना जब मैं कुछ भी भरूं, बहुत दुख है, देखो ग्रीवेंस टाइटल मैंने दे रखा है, बहुत दुख है। यहाँ पर मैं कुछ भी भरूं और इसको सबमिट करने जाऊं तो इसकी एक पीडीएफ बन गई। ये मैंने रिएक्ट से किया है, जावास्क्रिप्ट से किया है। जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर लिखोगे तुम और इन सब चीजें, सारी चीजें बन जाती हैं। उसके बाद जब तुमने कोई फाइल चूज की, लेट्स से यही फाइल चूज की, मैंने यहाँ पर सीवी डाल दी, ऐड फाइल कर दी। अब मैं यहाँ से फाइल चूज कर सकता हूँ। अगेन ये कंपोनेंट भी मैंने जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की हेल्प से बनाया है। ऐड फाइल करते ही मेरा टेजोस का वॉलेट इनिशिएट हो गया। ये लॉजिक लिखा हुआ है ना पीछे कि ऐड फाइल करते ही तुम्हारे टेजोस का वॉलेट इनिशिएट हो जाए, ये लॉजिक मैंने पता है कैसे, जावास्क्रिप्ट से लिखा है। तो यहाँ तुमको ऐसे समझ में आ रहा होगा जावास्क्रिप्ट का क्या है। अदरवाइज तुम्हारे एचटीएमएल सीएसएस से क्या होगा कि एक बार ये फाइल बनेगी, ये चीजें तुमको दिखेंगी कि हाँ सुंदर सुंदर फॉर्म बने हैं, बट ये फंक्शन परफॉर्म हो पीछे बैकएंड में, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, ऑब्जेक्ट से ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्शन परफॉर्म हो पीछे, इस चीज के लिए तुम्हें जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो तुम्हें आई गेस एसेंस समझ में आ गया जावास्क्रिप्ट का क्या है। बिना जावास्क्रिप्ट की कोई चीजें नहीं चलती। तो ये चीजें हो गई तुम्हारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट। अभी तुम्हारा आज का ज्योतेंद्र ने भेजा होगा, आज का टास्क ये है कि तुम एक अपने में रिएक्ट इंस्टॉल कर लो। जिनके में इंस्टॉल है ब्रावो, बहुत बढ़िया बात है। जिसके इसमें नहीं है इंस्टॉल, वो लोग इंस्टॉल कर लें। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड टाइप से कुछ भी लिख के बना दो, ताकि तुम एक बार फोल्डर से समझ में आ जाए। एक कंपोनेंट बनाओ और उसमें एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट कुछ भी करके हेलो वर्ल्ड कुछ भी अपना रिव्यू लिख दो, नाम लिख दो, और बेटर इंफॉर्मेशन मेंशन कर दो। और ये टास्क और हो सके तो प्लीज मैंडेटरली कोशिश करें कि भैया आई डोंट हैव अ लैपटॉप।
और मैं ये कह रहा था कि हो सके तो सेम चीज का ना कि यू हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट रिएक्ट ऐप। हाँ मैं बताता हूँ, टास्क ये है कि देखो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तुम्हें इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग वेब3 एंटायरिटी की यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, उसी चीज की लिंक हम डिस्कॉर्ड में रिसोर्सेज में डाल देंगे, वहां से मिल जाएगी। कैसे इंस्टॉल करना है रिएक्ट, इसकी लिंक डिस्कॉर्ड के रिसोर्सेज में है। उसके अलावा पहला रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने का भी भेज दिया ज्योतिन्द्र तुमने, जो बोला था कोड विथरी से, ज्योतिन्द्र वो भेज देना। तो ज्योतिन्द्र भेज देगा दूसरी रिसोर्स, वहां से तुम देख के बाकी आगे फॉरवर्ड कर सकते हो अपना डेवलपमेंट प्रोसेस। देन तुम्हारे तीसरा ये है कि तुम उसी में से फिर उसके बाद जो मैंने सिखाया अभी, क्रिएट रिएक्ट ऐप से रिएक्ट ऐप बनाना और उसमें फिर शिफ्ट करना ये डायरेक्टरी वगैरह, और उसके बाद फिर प्रॉपरली एंड में तुम्हें ये बनाना जो तुम कोई भी अपना पोर्टफोलियो, नाम, कोर्स, रोल नंबर, दुनिया भर की चीजें लिखना वहां पर कंपोनेंट फोल्डर बनाकर, उस कंपोनेंट फोल्डर को एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके आउटपुट उसका जनरेट करना, जैसे मैंने यहाँ पे जनरेट किया है हेलो वर्ल्ड का, वैसे तुम लोग को करना है और उस चीज की स्क्रीनशॉट भेजना है। कोशिश करो कि अपने लिंक्डइन हैंडल पे उस चीज का स्क्रीनशॉट डालो और बताओ लोगों को। ये शर्म की बात नहीं कि तुम अभी रिएक्ट सीख रहे हो या अभी सीएसएस सीख रहे हो या अभी एचटीएमएल सीख रहे हो, तो अपनी छोटी से छोटी प्रोग्रेस ना डालो लिंक्डइन और ट्विटर पे, और उसके बाद तुम्हारी जब प्रोग्रेस एक एक्टिविटी आती है ना लिंक्डइन में, तो अलग चार्म होता है उस चीज का, और तुम्हारे पास लोग भी बहुत आते हैं। और वहां पर तुम मेंशन कर सकते हो कि ठीक है 7 डे बूट कैंप के अंदर ये किया है, हम लोग को भी टैग कर सकते हो, वेब डायटी को भी टैग कर सकते हो, खुद बिना टैग किए भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और सबमिशन की लिंक यहाँ पर डालो। और अगर जो तुम लोगों ने अपने लिंक्डइन या ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है तो याद करना, याद से डिस्कॉर्ड के सबमिशन में वो लिंक भी शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग उसी के बेसिस पर इवेल्युएट कर रहे होंगे गुडीज एंड स्वैग्स की चीजें, बेसिकली टी शर्ट्स एंड ऑल जो भी है, तो वो हम उसी के बेसिस पर इवेल्युएट कर रहे होंगे। तो वो याद से कर लेना गाइस। और ये टास्क है, एक बार सारे लोग अपने कैमराज ऑन कर लें प्लीज, 10 सेकेंड्स के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लें हम, क्योंकि हमें भी तो लिंक्डइन और ट्विटर में डालना है ना कि आज हमने बूट कैंप का फर्स्ट डे, फर्स्ट वर्कशॉप रखी है। तो ये चीजें कर ले। हर्ष भैया सब कुछ नया नया लग रहा है, यही है हर्ष। देखो अगर जो तुम खुद से सीखते ना तो तुम्हें लगता कि यार ये बहुत कठिन चीज है और तुम ना कर नहीं पाते, जो भी मैंने भी बताया। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो मैंने बताया है वो तुम्हें जरूरी नहीं कि 100% आए। तुम्हें अगर जो 30-40% भी आता है ना, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि तुमने 30-40-50% भी ग्रास्प किया इस चीज को। जो एकदम ही बिगिनर है उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि उन्हें पूरा का पूरा समझ में आए। या सारे लोग जल्दी से कैमरा ऑन कर लो तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तुम्हें जितना भी समझ में आया है इट्स मोर देन इनफ। जीरो ही आया है तब दिक्कत है। हाँ इस चीज ठीक है गाइस, हेलो या तो एंड पे करना। कोई डाउट आए डिस्कॉर्ड के डाउट एंड डिस्कशन में पूछ लेना, बाकी अभी लोग जा सकते हैं। और या विल मीट सून, बाय गाइस। कल की वर्कशॉप में मिलते हैं। कल की वर्कशॉप कंपैरेटिवली बहुत छोटी होगी, तो देख लेना। कल गिट गिटहब सिखा देंगे तुम लोग को। गिट गिटहब इससे बहुत आसान है, रिएक्ट से बहुत आसान है गिट गिटहब। वेलकम एवरीवन, वेलकम। फर्स्ट डे एंड्स वेल। बाय बाय एवरीवन। कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज डिस्कॉर्ड है ही। हाँ जी मुस्कान। एनी क्वेश्चंस मुस्कान? नो सर। ओके ठीक है गाइस, वी कैन लीव देन।
लॉगिन नहीं कर रहा हूँ मैं, काइंड ऑफ। हाँ मैं देख ही रहा था, ये मुझे इसमें मेंबर्स क्यों नहीं दिख रहे। ये तो गलत गलत बात है यार। कोई नहीं, मुझे यहाँ पे मेंबर्स देखने थे। अरे शो नहीं कर रहा अभी। मुझे मेंबर्स वेरीफाई करके और बताओ कितने बचे हैं, कितने हैं, कितने हैं तब भी। जया का कोई क्वेश्चन है क्या? मुझे वही वही श्योर है। कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो? जतिन कल की वर्कशॉप पहले रखनी पड़ेगी 7 से आई गेस। 10 ज़्यादा लेट हो जाएगा, 10 तक फ्री होंगे कल कॉल से। डॉकर की वजह से स्लो हो गया मेरा सिस्टम। डॉकर डिलीट करूंगा मैं अपने से। डॉकर कैसे डिलीट करते हैं? डॉकर हटाना है मेरे को। मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए डाउनलोड किया था डॉकर। ये बताओ कंट्रोल पैनल कहाँ से इंस्टॉल नहीं हो रहा था, कहाँ से करा जाए? वो कहाँ है, क्या कहते हैं, कंट्रोल पैनल से खुलेगा ना ये तो। वापस से ओमकार भाई ने काम कर दे दिया फिर। कौन बोल रहा है? ओमकार भैया ने कर दिया काम दे दिया फिर। ओमकार भैया गाली खाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। इस मीटिंग का होस्ट कौन है? हाँ इस मीटिंग का होस्ट बेस्ट है, हमने सबको ईमेल कर दिया था। हाँ कोई होस्ट तो कर रहा होगा ना इसके। वेब3 डायलिटी